एक लड़की की नई नई शादी हुई, वह अपने नए घर मतलब ससुराल में जैसे ही प्रवेश की उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सास हमेशा उसे हर बात में टोकती थी और कुछ न कुछ उसके विरुद्ध में बोलते रहती थी। समान उसका पिता भी उससे बहुत प्रेम करता था। बचपन से जवानी तक पिता ने अपनी बेटी की सारी जरूरतों को पूरा किया था और बहुत लाडों से अपनी बेटी को पाला था। यह नई नवेली दुल्हन अपनी सास के इस रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई और कई बार तो उसने अपनी सास को खरी खोटी सूना देती थी, जिसके कारण घर में बड़ी ही असमंजस की परिस्थिति हो गई। वो अपने पिता के घर लौट आई और रो रो कर पिता से कहने लगी, पिताजी मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, यही आपके पास रहूंगी। यदि आप मना करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। पिता समझदार थे। पिता ने बेटी को 2 दिन के बाद कहा, बेटी यदि मैं तुझसे एक बार जैसा कहूं क्या तू करने को तैयार है? यदि तू उसके बाद भी कहेगी कि तू इस घर में मेरे साथ रहना चाहती है तो कोई बात नहीं। बेटी ने पिता से कहा, कहे लेकिन याद रखना यह अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊंगी। पिता ने कहा, वहां जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे तभी तुम अपने मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना और तब तक मुंह में पानी भरे रहना जब तक सासू माँ बोलना न बंद कर दे, और उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाली में थूक देना और फिर कुछ भी पलट कर मत कहना। बेटी को कुछ समझ में नहीं आया लेकिन बेटी तैयार हो गई। बेटी ने ससुराल जाकर ऐसा ही किया। जब भी सासू माँ कुछ कहना शुरू करती तुरंत बहू मुंह में पानी भर लेती और बहुत देर तक भरी रहती। धीरे धीरे कुछ ही दिन में सासू माँ का व्यवहार इस बहू के प्रति नम्र हो गया। वो सोचने लगी कितनी अच्छी बहू है, पलटकर कोई जवाब नहीं देती और गुस्सा भी नहीं होती। अब वो उस बहू को बेटी कहने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। कुछ दिन में सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर बहू भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसा प्रेम करने लगी और दोनों खूब बातें करती, साथ साथ घूमने और मार्केट और खरीदारी करने जाती। कुछ दिनों के बाद इस लड़की का पिता अपनी बेटी से मिलने आया। घर के सभी लोगों ने पिता का खूब अतिथि सत्कार किया। फिर जब पिता अपने घर वापस जाने लगे तब अपनी बेटी से कहा, बिटिया चलो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना सामान पैक कर लो, हम वापस चलेंगे। तब बेटी ने कहा, नहीं, अब यही मेरा घर है। मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती हूँ और अब मैं इन्हें किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ूंगी, यही मेरी माँ है। पिताजी अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर और सास बहू के अटूट प्रेम देखकर बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत आशीष देकर खुशी खुशी घर लौट आए। कहानी की शिक्षा, प्रेम सब बातों को सह लेता है। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना कठिन, लेकिन जो रिश्ते निभाना जानते हैं वही लोग सही मायने में सच्चा प्रेम करते हैं। आपने इस सास बहू की मजेदार कहानी से क्या शिक्षा पाई है, कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद। रिश्ते बनते हैं आपसी प्रेम, स्नेह एवं सामंजस्य से। सास और बहू का रिश्ता भी स्नेह, दुलार एवं आत्मीयता से ही टिकाऊ बनता है। समय के साथ इस रिश्ते में बदलाव भी आ रहा है। समय के साथ परिवार छोटे होते गए और वर्तमान सासुमाएं भी ज्यादा पढ़ी लिखी व फैशनेबल होने के साथ नए विचारों में ढलती गईं। फिर भी दूसरे परिवार से आई बेटी बहू बनकर ससुराल में प्रवेश करती है तो उसे जरूरत होती है सूझबूझ से सामंजस्य बैठाने की। सास के अंदर भी एक वात्सल्यमयी माँ का दिल होता है। जरूरत है धैर्य से, उसके कार्यकलापों से, बातचीत से एवं व्यवहार से उन्हें पहचानने की। बहू उनके अंदर छुपे दुलार और स्नेह को पहचाने और नज़रअंदाज करे उनकी खामियों को। अगर बहू की सोच सकारात्मक हो तो ये बहुत सरल हो जाएगा। बानगी के तौर पर देखिए सास की किन बातों से आपके प्रति लाड़ झलकता है। देख बहू जरा संभाल कर चलना, आंगन गीला है, बाई अभी अभी धोकर गई है, सुबह के 10 बज गए हैं, दूध दिया कि नहीं और कितनी देर से पिएगी, फिर तो खाने का ही समय हो जाएगा, अरे काम तो चलता ही रहेगा, कुछ खा ले पहले, गर्मी कितनी तेज है आजकल, खाने का भी थोड़ा ध्यान रखा कर। सब लोग तो वहाँ अच्छे सज संवर कर जाएंगे, पहले बता देती तो लॉकर से एक हल्का फुल्का सेट हिला देती। मेरी वाली जरी की साड़ी पसंद हो तो निकाल दूं क्या, पहन लेना कल शादी में। आजकल हमारे समय का वक्त फिर चलन में आ गया है, मैं बनाकर दूंगी तुम्हें हाथ से शैम्पू, तुम्हारे बालों के लिए गुणकारी तो होगा ही, किफ़ायती भी रहेगा, वरना तुम्हारे सारे बालों का नाश ही हो जाएगा। अरे कुछ परेशान नहीं करेगा मुन्ना, मैं इसे संभाल लूंगी, वरना तुम लोगों को शांति से पिक्चर भी नहीं देखने देगा।
मायके जा रही हो तो कुछ फल और मिठाई भी साथ लेकर जाना। खाली हाथ मत चली जाना। तुम्हारी दादी को मेरा प्रणाम जरूर कहना। तुम्हारी मम्मी को वो तेल जरूर बताकर आना जिससे मैं अपने घुटनों में मालिश करती हूँ। उन्हें आराम आ जाएगा। तुम्हारा आज व्रत है न, तो तुम जरा शांति से बैठकर खा लो, मैं गर्मा गर्म फलाहार तैयार कर देती हूँ। अभी तो तुम लोगों की खाने की उम्र है, बेकार में सब छोड़ देती हो। क्यों बेकार भूखी मरती हो? डाइटिंग इससे तो अच्छा है हल्का फुल्का व्यायाम ही कर लिया करो। तुम्हारा गला भी तो अच्छा है, फिर क्यों नहीं सुनाया तुमने एक भजन? कभी कभी 4 लोगों के बीच गाया करो, हिम्मत खुलेगी। अच्छा तो तुम्हें ऐसा कह रही थी वर्मा आंटी, उनकी बहू कौन सी रूप की रानी है जो मेरी बहू को बोलती है सो जाओ, अब बहुत रात हो गई है, बाकी काम कल हो जाएगा, वरना बीमार हो जाओगी किसी और से बात करते वक्त। ये अकेली भी कितना करेगी? बच्चों के काम भी तो होते हैं। अगर मैं थोड़ा काम कर देती हूँ तो हर्ज ही क्या है? भला मुझे कहाँ चिंता रहती है घर की? घर तो ये अच्छे से संभाल लेती है, मुझे तो ये कोई काम करने ही नहीं देती। नहीं नहीं, इसे तो फालतू खर्च करने की आदत ही नहीं है। अरे साफ सफाई के मामले में तो ये मुझसे भी 2 कदम आगे है। तो दोस्तों, आज के युग में ऐसी सास सिर्फ और सिर्फ सपनों में ही मिल सकती हैं, हकीकत में नहीं। हकीकत में तो सास सिर्फ अपना दुश्मन समझती है, बहू को अपने घर की नौकरानी समझती है, अपने और अपने बेटे के बीच में खड़ी हुई दीवार समझती है बहू को आजकल की सास। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊं। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी, वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। नम्रता ने फोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी, नम्रता खुश हो बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा सुनो, कल तुम्हारी ननंद आ रही है, आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है, मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की 2-4 बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सांस की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली और उसकी ननंद का फोन आया। ननंद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उसने, मैं समझती हूँ। नम्रता ने फोन अपनी सास के पास दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल नम्रता कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है, अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। नम्रता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी, वहां आपकी बहू अनुपमा की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नम्रता के वहां आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो।
अगर आप उसको घर में ही कैद रखेगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी। फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आए जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। पार्वती को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनुपमा कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। ये सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। नम्रता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैया से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा। पार्वती जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननंद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सास की शक्तियों की। यह शक्तियाँ आती कहाँ से हैं? ऐसी शक्तियाँ 2 लोगों में तो नहीं है। ये लोग ऊपर से इतनी शक्तियाँ प्राप्त करके नीचे नहीं आती है, क्योंकि यह लोग कभी किसी की बेटी रहती हैं, बहन रहती हैं, फिर कहीं जाकर किसी की बहू बनती हैं, पत्नी बनती हैं, भाभी बनती हैं, फिर माँ बनती हैं। यहाँ तक तो ठीक, लेकिन दोस्तों जब ये सास बनती हैं तो इन लोगों के सर पर सिंह निकल आता है। मानो इन लोगों को कोई वरदान मिला हो कि जब आप सास बनेगी तब आपके सर पर सिंह निकल आएगा और उसे सिंह से आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन काल में एक ही महिला को टारगेट करेंगे, वह महिला होगी आपकी बहू। अब यह अपनी बहू को टारगेट करना स्टार्ट कर देती हैं। बहू को पहले तो ये लोग जाएंगे, किसी की लड़की को देखेंगे, पसंद करेंगे, 4 लोगों की राजामंदी से उसे अपने घर की बहू बनाएंगे। बहू के मायके वालों से कहेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए, इसे बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे और अपना खूब बखान करेंगे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत सीधी हूँ। ऐसा कहकर ये लोग किसी के लड़की को अपने घर की बहू बनाते हैं और जब बहू आ जाती है घर में तो सबसे पहली शिकायत ये होती है कि तुम्हारे घर से कुछ मिला नहीं है। दूसरा लक्ष्य इनका ये रहता है कि बात बात पर इसे ताना मारे, तुम्हें यह नहीं आता तो मैं वो नहीं आता, तुम्हें खाना नहीं आता बनाने, तुम्हें काम नहीं आता करने, जबकि घर का सारा काम ही अपनी बहुओं से ही करवाती हैं। सुबह 5 बजे उठना है, घर का सारा काम करना है, खाना टाइम से बनाना है, नाश्ता टाइम से बनाना है, A to Z सारा काम ये लोग बहुत से लेती है और फिर भी बहू को ताना मारती रहती हैं। मानव बहू बन के कोई बहुत बड़ा अपराध कर दी है। एक गरीब घर की लड़की के संग लोग इतना अत्याचार करते हैं कि लड़की सह नहीं पाती है और अगर पलट के कभी लड़की जवाब दे दी तो समझिए कि भूचाल आ जाएगा। इन्हें जवाब सुनना पसंद नहीं होता है। जो सास की प्रजाति होती है इन्हें किसी का भी जवाब सुनना पसंद नहीं होता है। तो दोस्तों, प्रत्येक स्त्री के जीवन में ऐसा समय एक बार जरूर आता है जिसमें सास होने का गर्व और बहू होने का अभिमान जरूर होता है। सास अपनी बहू को बेटी बनाने में कभी भी कामयाब नहीं होती, क्योंकि जो रिश्ते परंपरा पर आधारित होते हैं उनको तोड़ना काफी हद तक कठिन होता है, क्योंकि परंपरावाद के कारण आपसी मतभेद बदल नहीं पाते। प्रत्येक नारी को हमेशा याद रखना चाहिए कि वह भी कभी सास तो कभी बहू थी। ऐसा सोचे तो ऐसे झगड़ों को जन्म ही ना मिले। मगर एक सास बहू को बेटी के रूप में रखने में हमेशा नाकाम रहती है, क्योंकि वो हमेशा याद रखती है कि जब मैं बहू रही और जो कुछ सहा सब कुछ याद रखकर उनका प्रयोग बहू पर करती है, क्योंकि उसे बहू होने का पूर्ण रूप से तजुर्बा होता है। सास हमेशा बहू पर हुक्म चलाना और उसमें कमी इसलिए निकालती है कि उसका वर्चस्व भी बना रहे, क्योंकि उसने भी 10 या 20 साल तानों की लड़ी स्वयं सही होती है। अब बात यह आती है कि नारी ही नारी की दुश्मन क्यों होती है? वो क्यों नहीं समझ पाती कि हमारे बीच मधुर संबंध बने रहें, मगर ससुर का बुरे होने का प्रमाण कम मिलता है? ऐसा क्यों?
क्योंकि ससुर बहू को बेटी से भी ज्यादा मानता है, क्योंकि बहू बेटी से भी ज्यादा ससुर की सेवा, समय से चाय रोटी इत्यादि का ध्यान रखती है, मगर सास इस ध्यान को नकारात्मक दृष्टि से देखती है। वह सेवा भाव पर ध्यान न देकर केवल कमियों के खुमार पर ध्यान देती है। तभी सास अगर ये सोचे कि बहू में कमियां ना गिनाकर उन कमियों को दूर करने की कोशिश करे तो वर्तमान सास के समझ में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए सास बहू के झगड़ों का परित्याग कर देंगी तो स्वयं ही सारे माहौल में परिवर्तन आ जाएगा। सोचने की बात यह है कि क्या सारी कमी सास की ही होती है, बहू की कोई कमी नहीं? तो ये बात गलत है, क्योंकि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब भी ताली बजेगी तो दोनों हाथों से ही बजेगी, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। हमेशा सास ही दोषी हो ये संभव नहीं, दोषी कोई भी हो सकता है। सास भी बहू थी, इसलिए एक दूसरे पर आरोप और पारिवारिक विघटन पर जोर नहीं देना चाहिए। जब तक ये झगड़े जिनका कोई अर्थ ही ना निकलता हो बनेंगे, तब तक सास बहुओं की कहानी का दी एंड होना ही मुश्किल लगता है। गंभीर पहलू, कुछ सास बहू से नाराज होकर झगड़ने लगती है, मगर कुछ स्वयं को ही प्रताड़ना देने लगती है। वे स्वयं में अंदर अंदर बहू की कमियों को सोच सोच कर स्वयं का स्वास्थ्य बिगाड़ लेती है, और वे भी नहीं सोचती कि हमारी चुप्पी हमारा ही नुकसान कर रही है। क्योंकि जब परिवार में एक भी सदस्य चुप रहेगा तब परिवार में ऐसी स्थिति बन जाती है कि ना जाने इसे क्या पीड़ा है जिसको यह पारिवारिक सदस्य छुपाए बैठा है। इसलिए जो भी मतभेद हैं उन्हें मिटाकर परिवार में तालमेल बैठाना परम आवश्यक है, तभी सुखी परिवार का निर्माण हो सकेगा। भयानक समस्या, जब प्रत्येक लड़की अपने लिए सुयोग्य वर ऐसा पसंद करती है जो सिर्फ मेरा हो। कोई भी नहीं चाहती कि मैं ससुराल जाऊँ, वह यही चाहती है कि मैं तो पिया घर ही जाऊंगी, ना कि ससुराल, क्योंकि पिया का घर होगा तो ना कोई सास न ससुर, केवल एकांकी परिवार की चाहत ही बरकरार रहती है। यह एक भयंकर समस्या ही है जिसका निदान करना चाहिए। प्रत्येक नारी को अब कम से कम अपने सास ससुर का सम्मान तो करना ही चाहिए, जिससे उसे अपने आने वाले भविष्य का भी ख्याल भली भांति रखना चाहिए, क्योंकि जो आज बहू है कल उसे सास जरूर बनना है। तो क्यों ना ऐसे कार्य किए जाए कि सास बहू के दोनों पहलू बने रहें और रिश्ते सम्मानित रहे, ना कि कहानी बनकर रह जाए। एक सामाजिक पहलू के आधार पर हमारी राय तो केवल यही होगी कि एक लड़के को अपने माँ बाप के बारे में अच्छी सोच बनाकर उनका सम्मान स्वयं और अपनी पत्नी से कराना अपना धर्म समझना चाहिए, क्योंकि नर और नारी एक सिक्के के दो पहलू हैं जो हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब दोनों ही अपना स्वयं का वर्चस्व बनाकर नहीं चलेंगे तो एक दूसरे पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। अर्थात पत्नी से अपने माँ बाप को सम्मान दिलाना चाहिए। पारिवारिक माहौल की खुशियों को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक परिवारजन को एक सहकारितापूर्ण सोच का सागर बनाकर सुखी जीवन का निर्माण करना होगा, जिससे हमारे सम्मानित रिश्तों को आदर सम्मान मिल सके।